बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट हमने शुरू किया था सेशन, उसमें हमने कहा था कि अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ चुके हैं और एक्चुअल प्रोग्रामिंग यानी कि हम कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट और उन चीज़ों के हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग से हम आगे बढ़ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके मेमोरी प्रोसेसिंग, दीगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें जनरल आइडिया हो गया। अब हम लोग जो है वो हार्डकोर प्रोग्रामिंग की तरफ, जिसका पहला स्टेप यानी कि प्रोग्रामिंग वन या बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, और बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने आपको एडिशनली ये बताया था कि लैंग्वेज ऑफ चॉइस जो हमारी है वो जावा है। ठीक है। लेकिन इट डजेंट मैटर, आप बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इनमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि जावा स्पेसिफिक होंगी यानी कि जावा के से मुतल्लिक होंगी, लेकिन उससे मिलती जुलती भी ही दूसरी लैंग्वेजेस में होंगी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन वगैरह। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आता जाएगा, लेकिन बहरहाल जो बेसिक फिलोसफी है, जो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, जो बेसिक कंट्रोल फ्लोज एक्सेट्रा, वो प्रोग्रामिंग में हर जगह एक जैसे होते हैं। यानी कि एक लैंग्वेज को, एक टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से सीख लेने का मतलब क्या होता है? सीधा साधा मतलब ये होता है कि आप दूसरी लैंग्वेजेस को अगर सीखना चाहेंगे तो वो पीस ऑफ केक होगा, बहुत आसान होगा सीखना। अगर एक को आप अच्छे तरीके से, अगर किसी को भी आप अच्छे तरीके से नहीं सीखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है दूसरा भी आसान नहीं होगा सीखना। क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो है ना, आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस को डीप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख के करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि लेकिन वो थोड़ा-सा सीखना, समझना किसी कोड को कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या टेक्नोलॉजी को, ताकि उसमें आप उसको आप इस्तेमाल कर सकें। उस चीज़ के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकिन स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, और वो आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके हासिल करनी होती है। वो पाइथन में भी आजकल बहुत ज़्यादा लर्निंग करते हैं, पहले ज़्यादातर सी प्लस प्लस में करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि सी प्लस प्लस या सी में किया जाए, क्योंकि उसमें खैर डिफरेंट वो हैं। और इवन मोर मॉडर्न लैंग्वेज में भी लोग अब फ्रेश स्टूडेंट्स को सीखने के वो करते हैं। लेकिन बहरहाल जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन टू लर्न द आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसलिए हमने जावा शुरू किया। जावा का एक चीज़ डिफरेंस और भी है, तो लाइक मैनी अदर लैंग्वेज विच आर कंपाइल्ड, जावा भी कंपाइल होता है। और जो कंपाइल होने का मतलब क्या है कि हम जावा को कन्वर्ट करते हैं सोर्स फाइल से, जो हम कोड लिखते हैं उसे एक प्रोग्राम को इस्तेमाल करके, जावा का कंपाइलर जिसको कहते हैं कोड में, जो कि यूँ कह लें कि बाइनरी मशीन कोड के करीब के तरह का कोड होता है, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, जिसको जावा का एक सॉफ्टवेयर और एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि वो उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर वो मशीन कोड यानी कि वंस एंड जीरोस जनरेट करता है, जो कि कंप्यूटर रन कर सकता है। तो बीच में ये दो लेयर होते हैं। लेकिन खैर जो कंपाइलर का लेयर होता है जावा का, जो कि जावा और इसके जैसी जितनी भी टाइप लैंग्वेज हैं, अ, उनके उनमें ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो आप कोड लिख रहे हैं वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है। उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, ये जावा और सारे कंपाइल्ड लैंग्वेज की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो सिंटैक्टिकल करेक्ट होना और उसमें यानी कि मार्जिन बड़ी यानी कि यूँ कह लें कि हार्ड रूल्स जिनको फॉलो करके आप प्रोग्राम ही लिख सकते हैं, उसकी वजह से शुरू में प्रोग्राम लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मुश्किल होने का मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ को एक तरीके से करते हैं, वहाँ उसको थोड़ा-सा एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा सिंटैक्स एरर या एरर रहेगा। हम एरर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे लेक्चर में, इसमें तो नहीं, आगे आगे वाले में। लेकिन बहरहाल वो मसले आते हैं। ठीक है, और वो मसले लेकिन जो आते हैं उनको सॉल्व करके आगे बढ़ने से हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोग्रामिंग की, वो या लैंग्वेज की, वो स्ट्रांग होती है। उसके मुकाबले में अगर हम कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ इस्तेमाल कर लें, कोई इस तरह के जेनेरिक लैंग्वेज जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा लीनियंसी है टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग, उसमें एरर वगैरह को इग्नोर कर देता है, मिसाल के तौर पर इंटरप्रेटर, तो उसमें लर्निंग पाथ जो है आप चीज़ ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर लेते हैं, लेकिन लर्निंग जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कोई रिजेक्ट नहीं करता, आप जो भी लिख रहे होते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है, और उसकी उसमें गलतियाँ भी हों तो वो उसको लॉजिकल एरर्स वगैरह की सूरत में आता है, लेकिन सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर की सूरत में नहीं आता है। तो आप यानी कि आपकी जो लर्निंग है ना वो स्ट्रॉन्ग है। इन समरी जावा या जावा जैसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के से बहरहाल आपकी प्रोग्रामिंग एबिलिटीज़ को यानी कि ना डेफिनेटली दैट मस्ट बी स्ट्रेंथेंड। ठीक है ना, वो स्ट्रेंथन होगी। हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज का। हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, याद है? ठीक है। जस्ट अच्छा, तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि आठ आठ टाइप्स होते हैं ना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हमने क्या कहा था? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स हैं जावा लैंग्वेज में जो कि लैंग्वेज सपोर्ट करती है। ठीक है, हमने कहा था कि डेटा टाइप्स जो होते हैं, यानी डेटा जो होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वो होती हैं जो कि यूजर डिफाइन करेगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिसको लैंग्वेज ने यानी कि जावा ने खुद से डिफाइन कर दिया है। उसने बता दिया है कि बूलियन जो है वो ट्रू या फॉल्स हमेशा होगा, कैरेक्टर जो है वो 2 बाइट का होगा,
क्या कहते हैं, बाइट शॉर्ट इंट के अपने अपने साइजेस होंगे। लॉन्ग डबल के 8 बाइट, इंट के 4, शॉर्ट के इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है। उसमें जो क्या कहते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ ली। उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन हम उसमें ऐड करते हैं जो हमारा नॉलेज है। हम राइट साइड से शुरू करते हैं। ये जो टेबल है ये आपको बता रहा है कि जी जब हम कोई भी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जब हम उसको डिफाइन करते हैं फर्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है। डिफॉल्ट वैल्यू किसको कहते हैं, वो वैल्यू जो अगर आप कुछ ना करें तो यानी कि आप खुद से कोई वैल्यू ना सेट करें तो ये वैल्यू सेट होगी। तो वो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, इन सारों के केसेस में वो जीरो होती है। ठीक है। कैरेक्टर के केस में भी वो जीरो होती है। स्लैश यू जो है वो यूनिकोड को डिनोट करता है। ये अभी हमने नहीं पढ़ा। और बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, यानी कि अगर हम एक बुलियन वेरिएबल डिफाइन करेंगे जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है और हम उसको इक्वल टू ट्रू नहीं लिखेंगे तो फिर उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। जो 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 स्टार्टअप वैल्यू जो कह रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू, वो फॉल्स होगी। ठीक है। हमने पिछले जो है ना हमने कुछ देखे थे, मेरे ख्याल में एक आध कमांड इधर उधर देखा था। लेकिन ये वाली जो कॉलम है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हम किसी वेरिएबल को एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, लेट्स कंटिन्यू। ये जो डेटा टाइप्स हमारे होते हैं, होल्ड करने के लिए हम इनको होल्ड करने के लिए प्रोग्राम के अंदर जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ज़रा डिस्टर्बेंस है इधर। ठीक है, आई एम बैक। तो हम लोग बात कर रहे थे डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के मतलब। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम जब अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको किसी हमने कहा था कि वेरिएबल के जरिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये देखें कि हमने एक प्रिमिटिव वेरिएबल डिफाइन किया है, बुलियन रिजल्ट इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर जो रिजल्ट है ये क्या चीज़ है, ये हमारा, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। एज ए यानी कि बिग पिक्चर के तौर पे हम इसको आइडेंटिफायर कहते हैं। ये एक आइडेंटिफायर है फॉर दैट वेरिएबल। तो आइडेंटिफायर दो टाइप के होते हैं, एक वेरिएबल या फिर कांस्टेंट। ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होगा, इंग्लिश का लफ्ज़ है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है चेंज होना, बदल जाना। ठीक है। तो ऐसा आइडेंटिफायर जो कि चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पर बुलियन रिजल्ट इक्वल टू ट्रू जो है हमारा, वो शुरू में ट्रू अगर है, बाद में उसको रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स कर सकते हैं। या कैरेक्टर जो कैपिटल सी है उसकी वैल्यू सी और बाद में कोई और सी। इसी तरह ये वाला तो नहीं, लेकिन अगला एस जो है वो 10,000 है, वो 5,000 भी हो सकता है। हम तो चेंज वैल्यू सारी चेंज कर सकते हैं ना बाद में, जब भी हम किसी कमांड के जरिए, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एस इक्वल टू 1000 लिखा हुआ है, अगली कमांड में हम अगर एस इक्वल टू 1 लिख दें तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब वैल्यू बदल के चेंज हो गई। तो इन ऐसे आइडेंटिफायर जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, हम उसको वेरिएबल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे प्रोग्राम्स के अंदर ऐसे आइडेंटिफायर भी होते हैं, ठीक है, ऐसा डेटा भी होता है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि उसकी ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर ऐसे प्रोग्राम, सॉरी, ऐसे जो कि साल के महीने कितने होते हैं। ठीक है। तो साल के महीने हमेशा 12 होंगे। अगर हमने इसको किसी डेटा टाइप के अंदर स्टोर करना है, साल के महीने कितने होते हैं, तो वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगी, दैट विल नेवर बी चेंज। इसी तरह बहुत सारी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बहुत सारे और डिफरेंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास ऐसे कांस्टेंट, मिसाल स्पीड ऑफ लाइट है, वो हमेशा जो भी है वो हमारे पास एक वैल्यू रहेगी, तो हम उसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो वेरिएबल तो हम कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम सिंपल जावा के अंदर क्या करते हैं, फाइनल का, जब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसकी जो डेटा टाइप है उससे पहले फाइनल का वर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है। जहां पर भी हम फाइनल का वर्ड ऐड करेंगे, यहाँ पर वैसे गलती से ऐड हुआ है, यहाँ पर इसकी एग्जांपल है नीचे, फाइनल का जब हम वेरिएबल ऐड करेंगे, सॉरी वेरिएबल नहीं, टोकन उसके पीछे यानी कि इंट या कैरेक्टर से पीछे जैसे आप देख रहे हैं, तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट बन जाएगा मतलब ये कि अब प्रोग्राम के अंदर अगर आप चेंज करना चाहेंगे, जैसे ये इस वेरिएबल को चेंज करना चाहेंगे, सॉरी वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट को, आइडेंटिफायर को कांस्टेंट इंट या चैप्टर लेटर को सी की जगह आप डी करना चाहेंगे, तो प्रोग्राम आपको एरर दे देगा, कहेगा यू कैन नॉट चेंज दिस बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। ठीक है। आइडेंटिफायर के नेमिंग के रूल्स जो हैं वो हर लैंग्वेजेस के अपने होते हैं। ये आप यानी कि यूँ कह लेंगे, जो भी मैं कह रहा था कि जैसे अक्सर प्रोग्रामिंग जो है ये प्रोग्रामिंग के स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि जावा के स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि जी वो लेटर, डिजिट्स, डॉलर एंड अंडरस्कोर। तो ये चार चीज़ें होती हैं, यानी कि लेटर, डिजिट्स, डॉलर या अंडरस्कोर। इन चार चीज़ों की मदद से जो है ना कोई भी आइडेंटिफायर का नहीं बन जाता। जैसे पहला हमारा इधर रिजल्ट है, दूसरा हमारा कैपिटल सी है, तीसरा हमारा बी है, चौथा एस है, पांचवा डेसिमल वैल, डी डेक वैल, हेक्स वैल, बिन वैल, D1, D2, F1, ये सारे क्या हैं, ये हमारे आइडेंटिफायर हैं, जो कि रूल क्या है कि इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम लेटर। ठीक है। रूल ये है इट मस्ट स्टार्ट विद लेटर, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। डॉलर से स्टार्ट हो सकता है,
ये समझ लें हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से है, लेकिन और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कन्वेंशन नहीं है जावा के प्रोग्राम में। इट इज़ स्ट्रांगली डिस्करेज्ड टू टू यूज़ डॉलर और अंडरस्कोर। ठीक है, फिर मुझे एक 2 सेकंड दें। ठीक है जी, मैं वापस आ गया। तो हमने कहा कि स्टार्ट विद लेटर, तो डॉलर और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट किया जा सकता है, इलीगल नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करते नहीं है, स्ट्रांगली डिस्करेज। तो कन्वेंशन क्या है कि हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा, लेटर से स्टार्ट होगा, बीच में हम डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम ऐसे रख सकते हैं जैसे D1 D2। ठीक है, लेकिन नॉर्मली नॉर्मली जो कन्वेंशन है वो हमेशा इस तरह की है, जैसे ये नंबर है हमारे पास, क्रेडिट कार्ड नंबर। ठीक है, लेटर से स्टार्ट होगा विद स्मॉल लेटर। ठीक है, क्रेडिट का C देखें वो स्मॉल है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी लफ्ज होंगे उनको जोड़ के उनके स्पेसेस निकाल के आप उसका हर वर्ड का पहला लेटर जो है ना वो बड़ा। ठीक है, जैसे कार्ड का C बड़ा और नंबर का N बड़ा है। तो ये हमारे आइडेंटिफायर को लिखने का एक कन्वेंशनल तरीका है जावा में। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैमल केस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कैमल केस नॉर्मल तरीका है। अच्छा, ये तरीका जो है, ये सारा कुछ है जो है, ये सिर्फ डिफर करता है कांस्टेंट की नेमिंग में। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, नीचे वाले 2 वेरिएबल्स जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है। उनमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम नॉर्मली कैपिटलाइज्ड करके और अंडरस्कोर इस्तेमाल करके उसको डिफरेंशिएट करके हम लिखते हैं। कांस्टेंट जो है वो, ये भी कन्वेंशन कह लें कि कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट को जैसे D1 लिखा हुआ है, D1 लिखना चाहें तो इलीगल नहीं है, लिख सकते हैं, कोड में एरर नहीं आएगा, लेकिन कन्वेंशन ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट इंट या चैप्टर लेटर, इस तरह करके आप कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, जबकि नॉर्मल वेरिएबल्स की उनकी वैल्यू जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इन वेरिएबल्स को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, तो एक तरीका जो वैल्यू असाइन करने का है वो लिटरल्स का है। लिटरल्स का मतलब ये है कि जी आप एक्चुअल वैल्यू जो है आप असाइन कर दें। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू का मतलब ये है कि अगर वेरिएबल आपने इंट बनाया, आपको पता है इसकी इंट की वैल्यू जो है वो मिसाल के तौर पर 26 है, तो आप ये डायरेक्ट 26 असाइन कर दें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक और तरीका, ये भी 26 लिखा हुआ है, लेकिन एक और तरीका लिखने का ये है 0x1a। 0x1a जो है हमने थोड़ा सा उस पहले एक लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि ये हेक्स नोटेशन है 26 को लिखने का। ठीक है, 1a जो चीज़ होती है 1a वो 26 ही होता है, डेसिमल में 26 और हेक्स में 1a। जब ये लेकिन हम 1a लिखेंगे यानी कि हेक्स में वैल्यू देंगे अपने वेरिएबल को या आइडेंटिफायर को, तो हम उसके पीछे 0x लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरह हम इसको बाइनरी में भी वैल्यू दे सकते हैं। यानी इसका मतलब इन तीनों वैल्यू का, डेक वैल, हेक्स वैल, बिन वैल, इनकी वैल्यू सेम है। मेमोरी में ये वैल्यू जो होगी वो डेसिमल में 26 ही होगी। ठीक है, लेकिन हम इसको कोड के अंदर असाइन करने के ये 3 तरीके हैं। अगर हम डेसिमल लिखेंगे तो हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं नॉर्मल, जैसे 26। अगर हम उसको हेक्स में लिखेंगे तो उससे पहले हम 0x लगाएंगे, और अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो उससे पहले हम 0b लगाएंगे। तो 99% ऑफ द टाइम आप नॉर्मल डेसिमल ही लिखेंगे, लेकिन कभी कभी आपको हैक्स या बिन की जरूरत होगी। वो जब आपको जरूरत आएगी तो आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, सेम फॉर लॉन्ग। लॉन्ग को भी हम जैसे हैक्स में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम नंबर में लिखना चाहें तो नंबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल्स 123.4। ठीक है, एक्सपोनेंट यूलर कांस्टेंट, आई डोंट नो मैथ्स में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट्स वाले नंबर्स को लिखने का तरीका यूलर कांस्टेंट को इस्तेमाल करके होता है। 1.2 तो 234 मल्टीप्लाइड बाई e⁻² 2 है यहाँ पर मिसाल के तौर पर। मेरे ख्याल में ये बनेगा 123.4 ही बनेगा, अच्छा, जो कि नीचे वैल्यू भी वही है। ठीक है, तो ये यानी कि लिटरल वैल्यू, जैसे करेक्टर ये हमने पढ़ा था, जो जो कैरेक्टर है उसको हम इस तरह सिंगल कोट में वैल्यू देते हैं। ठीक है, हम कैरेक्टर को नंबर से भी कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि C जो है वो है 67। ठीक है, S की वैल्यू इसकी, या यूँ कह लेंगे यूनिकोड वैल्यू जो है इसकी, मेरे ख्याल में /U0067 है, तो हम इसको भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन लिटरल जो वैल्यू अगर हम असाइन करना चाहें तो हमको करेक्टर लिख के उसके इर्द गिर्द अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो ये हमारे यानी कि डायरेक्ट वैल्यू अगर हमने असाइन करना है तो। और ट्रू और फॉल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्रू लिखते हैं और फॉल्स लिखते हैं, विदाउट कोट, विदाउट एनीथिंग। ठीक है, अच्छा जी, अदर देन दैट देयर इज वन मोर थिंग। जो नंबर हैं लॉन्ग या इंटीजर, उनके बीच में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्पेशल यानी कि ये लेटेस्ट जावा 7 से शुरू हुआ है। ये जो अंडरस्कोर है किसी नंबर, यानी कि ये नंबर जो है बेसिकली क्रेडिट कार्ड का नंबर, या यूं कह लें कि अगर आपने कहीं पर लिखना है वन, जैसे हम अभी कह रहे थे 2435 लिखना है, तो 2000 अंडरस्कोर, अगर आप, सॉरी 53 लिख दिया मैंने, चलें 53 फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2453। अंडरस्कोर का कोई मतलब नहीं है। अंडरस्कोर क्यों डाला गया, वो सिर्फ विजिबिलिटी के लिए, क्योंकि इसको देखने में, इसको पढ़ना आसान है ना। जैसे अगर आप फर्ज किया वो कॉमा लगाते हैं, लगाते हैं ना, 1,000,000 74,000, फर्ज के 71,235 अगर लिखना हो तो आप बीच में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये वो कॉमा की रिप्लेसमेंट इसमें
अंडरस्कोर से। तो बस ये अंडरस्कोर एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि जावा 7 से ऑनवर्ड ऐड हुई, और ये सिर्फ कोड में विजिबिलिटी के लिए, कि आपको पढ़ते हुए रीडेबिलिटी कह रहे हैं, कि आपको पढ़ते हुए वो मुश्किल ना हो। ठीक है, तो इस तरह हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को वैल्यू, और ये सारे देख रहे हैं आप डेफिनेशंस के साथ हैं, लेकिन ये डेफिनेशन जरूरी नहीं है, ये नहीं कि बीच कोड में भी हम लिख सकते हैं वैल इक्वल टू फर्स्ट ईयर 26 है वो 52 कर दें इसको। ठीक है, तो ये हम बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमने उसको चूंकि टाइप बतानी थी, तो लिहाजा टाइप बताने के लिए उसके टाइप पीछे लिखी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और चीज़ है, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप डेफिनेटली पूछ लेंगे। कोई है सवाल? एक चीज़ पूछना था मामू हम्म। जी, इसमें यानी कि आपने बताया कि सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और साइन यानी कि नाम नेम जो होते हैं तो आइडेंटिफायर्स, यूज़ नहीं हो सकते ना? नहीं आइडेंटिफायर के नाम में कुछ और नहीं यूज कर सकते। मिसाल के तौर पर आप डी डी स्लैश नहीं रख सकते नाम। ठीक है, ठीक, कुछ और नहीं लिख ठीक, सकते, सिर्फ डॉलर, अंडरस्कोर और लेटर और डिजिट्स। और यानी कि जो कन्वेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ लेटर आप लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेटर से। और जो मैंने जिस तरह बताया, ये वाला केस, ठीक है, कैमल ठीक, केस, उसकी अगर आप कोई कोड देख रहे होंगे, कहीं पर आपको अंडरस्कोर और डॉलर नजर आए, तो आप समझ लें कि इसका ये मतलब है कि नाम में जो इस्तेमाल हो सकता है, तो इसलिए है, इसलिए सिर्फ ये समझ लें इन्फॉर्मेशन अभी तक मौजूद है, वरना आपको इसको इस्तेमाल, यानी कि आप समझ लें आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना। और बहरहाल ये चीज़, ये जो नाम है नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो D1 D2 F1 इस तरह लिख देते हैं, जैसे मैंने भी यहाँ पर लिख दिया, बल्कि शायद कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन ये भी डिस्करेज किया जाता है, नाम आप पूरा लिखें जो भी वैल्यू है। मिसाल के तौर पर ये एरिया है, ये लेंथ है, ये रिजल्ट है, ये जो चीज़ है उसका नाम, वो जो चीज़, जिस चीज़ को आप यहाँ शो करना चाहते हैं वो चीज़ लिखें। D1 इज काइंड ऑफ नथिंग। अगर क्रेडिट कार्ड नंबर है तो क्रेडिट कार्ड नंबर लिखें, एरिया ऑफ अ स्क्वायर है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर लिखें, वट जिस तरह भी है वो लिखें। ठीक है ना, मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। या जो आइडेंटिफायर है, हमेशा आप कोशिश करें अपने प्रोग्राम के अंदर वो मीनिंगफुल हो, यानी कि उसका नाम से पता लग जाए कि इसका ये मतलब है। ठीक है ना, इसमें हम ये स्टोर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी एरिया का, तो उसको हम जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, हम उसको, उसका नाम हमें रखना चाहिए एरिया, सिंपल। अगर तो इससे ज़्यादा डिटेल रख सकते हैं, मिसाल के तौर पर एरिया ऑफ द ब्ला ब्ला, अगर वो रख सकें तो वो और अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये नाम वगैरह जितने लंबे होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे होंगे तो वो भी शायद रीडेबिलिटी के लिए मसला होगा, लेकिन जितने अच्छे लंबे और डिस्क्रिप्टिव होंगे उतना ज़्यादा कोड रीडेबल ज़्यादा होगा। आप देखते साथ समझेंगे, अच्छा ये इस कोड में ये कर रहा था या कोई और ये कर रहा था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा हमने जब वो एक प्रोग्राम लिखा था नंबर गेसिंग गेम में, तो उसको हमने शुरू किया था एक ऐसी चीज़ से, क्या था वो, लोएस्ट, मेरा पेन, एक सेकंड, इस तरह करके था कि लोएस्ट इक्वल टू 1, ऐसे शुरू किया था ना हमने। ठीक है, तो लोएस्ट को हमने एक वैल्यू असाइन की थी इस चीज़ को बेसिकली, और हमने कहा था कि उसमें जो 7 स्टेप थे, प्रैक्टिकली हर स्टेप को हमने कहा था कि ये इंस्ट्रक्शन हैं, कमांड्स हैं। ठीक है ना, उस प्रोग्राम के, अगर आपको याद हो तो उस प्रोग्राम में जो कि 7 स्टेप थे, हर स्टेप को जो कमांड और इंस्ट्रक्शन कहते हैं उनको जावा के टर्म में, बल्कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग टर्म में उसको स्टेटमेंट कहते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है वो स्टेटमेंट्स की मदद से बनता है, यानी कि हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद अगला लिखते हैं, उसके बाद अगला लिखते हैं, और स्टेट, जिस तरह इंग्लिश में सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरह हम एक सेंटेंस लिखते हैं, बिल्कुल उसी उसको आप क्यों कह लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जिस तरह एक सेंटेंस जो है नॉर्मली कंप्लीट होता है, यानी कि जो उसमें कहा जा रहा होता है वो उसमें होता है, जाहिर सी बात है वो डिपेंड करेगा अपने पिछले सेंटेंसेस के ऊपर या आगे वाले सेंटेंसेस के ऊपर, ये वो चीज़ ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली वो सेंटेंस जो है वो कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो वो स्टेटमेंट भी जो है एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर को, कि जी ये काम आप कर दो। ठीक है, अ, जो स्टेटमेंट है वो नॉर्मली एक्सप्रेशन से मिलके बनती है। ठीक है, बेसिकली एक स्टेटमेंट जो है वो जैसे लोएस्ट इक्वल टू 1 है, ये हमारी एक एक्सप्रेशन। ठीक है, और अगर तो सिर्फ यही चीज़ है हमारे पूरे उस जुमले में कि लोएस्ट को एक 1 कर दो, फर्ज के यही है, तो हमारी स्टेटमेंट भी यही है। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट इस केस में एक ही है। ठीक है, हमने जो पिछले केस में देखा था या इस केस में भी है, ये यहाँ पर आप देखें इंट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 देखें हाईलाइट हुआ है ना, जो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। और इंट एक्स इक्वल टू 2, यानी कि ये पूरा जुमला हमारा जो जावा में नॉर्मली हम सेमी कॉलन से जुमला खत्म करते हैं, तो इसको हम यूँ कहेंगे कि जावा में हम नॉर्मली नहीं बल्कि सेमी कॉलन से हम स्टेटमेंट को एंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या चीज़ है, स्टेटमेंट है, और ये जो हाईलाइट हुआ हुआ पीला वो हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन से मिलके स्टेटमेंट बनते हैं बेसिकली। जो हमने कहा था, यहाँ मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट वन करना चाहिए, हाँ वापस आ गया।
ये लोएस्ट इक्वल टू 1 होता है, ये होता है क्या, ये मेमोरी में किसी जगह हमने कहा था ना कि एक जैसे यहाँ पर फर्ज किया लोएस्ट है, तो यहाँ पर 1 हम स्टोर कर दें। अगर ये मेमोरी में ये हमारे पास लोकेशन है फॉर द लोएस्ट, फॉर अ वेरिएबल जिसका नाम है लोएस्ट, तो वहाँ पर 1 स्टोर कर दें। तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन है वो हमारा वो पर्टिकुलर चीज़ होता है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं या जो ऑपरेशन करना चाह रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक्सप्रेशन इज इनसफिशिएंट, यानी कि वो फुल नहीं होती। जैसे जुमले के अंदर वर्ड्स होते हैं उस तरह स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हाईलाइट हुए हैं येलो कलर में, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्सप्रेशन है। वो असाइनमेंट हो सकती है, वो कोई ऑपरेशन हो सकता है कि वन में टू ऐड कर दो, वो यहाँ इस लाइन में बल्कि देखें सेकंड लाइन में यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन है। एक ये है कि वन में टू ऐड कर दो और जब वो ऐड हो जाएगा तो रिजल्ट को वो असाइन कर दो। ठीक है, इसी तरह कंपैरिजन का ये एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन इसको कहते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, एक फंक्शन को x मल्टीप्लाइड बाय रिजल्ट पास ऑन हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक है, जबकि ये जो है, ये जो मैंने अभी ब्लॉक्स रेड कर दिए, जबकि एक आखिरी ब्लॉक रेड नहीं हुआ समहाउ, वो मैं शायद भूल गया, लेकिन उसको भी अगर हम रेड कर दें तो ये सारे जो ब्लॉक्स हमारे हैं ये स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, जो हाईलाइटेड हुए हैं उनको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, जो ब्लॉक्स बन गए हमारे जो येलो हाईलाइटेड है वो एक्सप्रेशन है, जबकि जो रेड या जो भी कलर के ब्लॉक्स हैं इनको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक फाइनल चीज़ है कि स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मली तो इंडिविजुअल एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन स्टेटमेंट को हम ग्रुप भी कर सकते हैं, और ग्रुप करने के लिए हम ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक का नोटेशन यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये वाले, ये यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है ना, ये करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं कि ये शुरू होना और ख़त्म होना, तो इसके बीच में हम बीच वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक। ठीक है, अब ब्लॉक इज़ अ ग्रुप ऑफ 0 और मोर स्टेटमेंट्स। तो इस ब्लॉक के अंदर जाहिर सी बात है, जैसे हमने कहा था कि स्टेटमेंट्स होते हैं, तो स्टेटमेंट जो है वो 0 एक ना हो तभी वो ब्लॉक ही रहेगा, और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब जितने मर्जी आप स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिख दें वो सारा मिलके फिर एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, लास्ट नहीं, मेरे ख्याल में ब्लॉक की शायद एनिमेशन है यहाँ पर। ओह अच्छा हाँ, ब्लॉक। तो ये ब्लॉक हमारा क्या है, जो ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हम एक ब्लॉक कहते हैं। ठीक है ना, तो जब भी हम आया आप कोड के अंदर हम स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन या ब्लॉक के बारे में कह रहे होंगे तो उसका ये मतलब होगा, इसका कोई उससे ज़्यादा यानी कि ये आपको वैसे भी समझ में आएगा, लेकिन अब आपको इसकी टेक्निकल मीनिंग समझ में आ गए होंगे, तो फिर आपको ये आगे वाली जो भी हम बातें करेंगे उसमें भी चीज़ में क्लैरिटी आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन स्लाइड में शायद यही है कि स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ प्रोग्राम मेमोरी या क्लास मेमोरी। स्टेटमेंट्स हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारे कोड का, यानी कि कोड का मतलब इंस्ट्रक्शंस का हिस्सा होते हैं ना। इंस्ट्रक्शंस जो हमने कहा था कि हमें एक नंबर गेसिंग का एक चैलेंज मिला था। हमने कहा कि अच्छा ये चैलेंज इस तरह सॉल्व हो सकता है कि हम दोनों नंबर को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करें, इसका मतलब है कि उसका मिडिल नंबर लें और मिडिल नंबर हम गैस कर लें। अगर वो कहे कि नहीं ये बड़ा नंबर है तो हम अपना हाईएस्ट लेवल नंबर को चेंज कर लें, और अगर वो कहे छोटा नंबर है तो हम लोएस्ट नंबर को चेंज कर लें, या वट उल्टा, और इस तरह करके हम दोबारा उसका मिडिल नंबर लेके दोबारा गैस कर दें। तो ये हमने जो फॉर्मूला सोचा था या जो प्रोसेस सोचा था ये तो हमने सोचा था। ठीक है, हमने जब इसको इम्प्लीमेंट करना था तो हमें कोड चाहिए था, यानी कि कोडिंग करनी थी, सॉफ्टवेयर बनाना था। तो वो कोड इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका क्या होता है, वो स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं या जो कोड होता है इसको हम प्रोग्राम मेमोरी कहते हैं। जब जब भी हमारा प्रोग्राम, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा एक प्रोग्राम है नंबर गैसिंग गेम का, जब भी कोई बंदा उसको डबल क्लिक करेगा, खोलेगा, उसको चलाने की कोशिश करेगा, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर वो जो स्टेटमेंट्स होंगी वो मेमोरी के अंदर इस तरह लोड हो जाएंगी। यानी कि जो भी, अगर तो फर्ज किया एक बाइट के अंदर एक स्टेटमेंट आ जाती है, फर्ज कर लेते हैं, तो वो इस तरह सात सात स्टेटमेंट इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर ज़्यादा में आती है तो वो ज़्यादा में आएंगे, दैट्स व्हाट एंड सो ऑन। तो ये जो है स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम मेमोरी का हिस्सा होते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे हम बास प्रोग्राम हमारे होते हैं ना, हम उनको मल्टीपल टाइम्स खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर पावर पॉइंट है। ठीक है, हम उसमें 10 फाइल खोलना चाहें तो 10 फाइल को खोलेंगे तो 10 दफ़ा पावर पॉइंट खुल जाएगा। इसी तरह हम कोई गेम है, हम उसको 10 दफ़ा खोलें तो 10 दफ़ा गेम खुल जाएगी, 2 विंडो खुल जाएंगी, एट्स ऑन। ठीक है, बाज बाज यानी कि इवन गेम के केस में बल्कि उल्टा एग्जांपल होना चाहिए। गेम के केस में ये हो सकता है कि आप एक दफ़ा गेम को क्लिक करें तो गेम खुल जाए, दूसरी दफ़ा उसके आइकन को क्लिक करें तो वही विंडो पर ले जाए, क्योंकि उसके गेम के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि 10 गेमें खुली हैं। ठीक है ना, क्योंकि गेम तो आपने एक ही खेलनी है। लेकिन खैर पावर पॉइंट में जैसे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, या इस तरह के सारे प्रोग्राम्स जिसके अंदर हम पिक्चर्स खोलते हैं, एक पिक्चर खोलते हैं, विंडोज पिक्चर व्यूअर खुल जाता है, फिर दूसरी पिक्चर को डबल कर सकते हैं, एक और विंडोज पिक्चर व्यूअर खुल जाता है। इसका मतलब क्या है कि सेम प्रोग्राम है जो कि पिक्चर दिखाता है, या सेम प्रोग्राम है जो कि पावर पॉइंट की स्लाइड दिखाता है। ठीक है, तो जब भी हम उसको करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उस सेम प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करेगा तो क्या वो बार बार ये वाले 60, ये जो बाइट्स हैं, ये वाले जो हमारा कोड का ये वाला एरिया है, ठीक है, वो उसको बार बार नहीं लोड करेगा।
अगर एक दफ़ा वो लोड हो चुका हुआ है और एक दफ़ा एक किसी बंदे ने एक और फाइल पर डबल क्लिक किया और खोला, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा कि ये प्रोग्राम तो मेरे पास मेमोरी में है, तो वो इसको लोड नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम की, वो तो जेनेरिक है। यानी कि अगर 2 बंदे या 3 बंदे, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारी जो नंबर गेसिंग गेम है, वो बार-बार खोला जा सकता है, ठीक है? तो अगर मैंने नंबर गेसिंग गेम को डबल क्लिक किया, उसके प्रोग्राम जो है मेमोरी में लोड हो गया और उसके बाद मैंने गेस करना शुरू किया, मैं अभी आधे में हूँ, फ़र्ज़ किया अभी मैं 2 स्टेप ही मैंने किए हैं, अभी मैंने कहा नहीं, अभी नंबर हाई है, तो राउंड चल रहा है मेरा, और मैंने एक और दफ़ा गेम को उसी नंबर गेसिंग गेम को खोला, यानी कि जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में डबल क्लिक करके उसको दोबारा खोला। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि यार ये वाला प्रोग्राम तो लोडेड है पहले से, ठीक है? तो वो उसको लोड नहीं करेगा, बल्कि पहले वाले प्रोग्राम को पहली बात है यूज़ करेगा। लेकिन अब पहले वाला जो प्रोग्राम है वो तो मिडल में है, उसमें तो मैंने एक नंबर सोचा था और उसके बाद कंप्यूटर ने अभी तक 2 हिंट दिए, 2 नंबर बताए मुझे, मैंने उसको कहा कि नहीं, ये वाला नहीं है, तो अभी अगला वो मुझसे पूछा था, मैंने उसको अगला बताया नहीं है, ठीक है? अभी वो उधर मिडल में है। अब ये नया प्रोग्राम खुलेगा खुलेगा ज़ाहिर सी बात है, ये नया प्रोग्राम भी नंबर 1 से एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? वो कहेगा जी कि हाँ भाई, मैं तैयार हूँ नंबर गेसिंग गेम के लिए, आप बताओ कोई नंबर सोचा आपने? क्या वो 50 है? ठीक है? जो उसका तरीका है, वो पहले यानी कि वो गेस करना शुरू कर देगा। तो चूँकि प्रोसेस तो सेम है नंबर गेसिंग गेम का, हमेशा वही 7 स्टेप एग्ज़ीक्यूट होंगे, तो लिहाज़ा मेमोरी में जो स्टेटमेंट्स हैं या जो प्रोग्राम कोड है, वो एक दफ़ा लोड होगा। लेकिन हमारा पिछले वाले के अंदर जो मिडल वेरिएबल होगा, मिसाल के तौर पर, अगर आपको याद हो उस कोड के अंदर मिडल था जो कि बार-बार कंप्यूट होता था, वो उसके केस में फ़र्ज़ किया अब 75 है, ठीक है? और ये नए वाले के केस में मिडल जो है पहली दफ़ा है तो अभी 50 होगा, ठीक है? तो वो किसी और मेमोरी में होगा। हम इसको कहते हैं, इसको हम जो जो जिसमें प्रोग्राम हमारा लोड हुआ, हम इसको हम कहते हैं प्रोग्राम मेमोरी या क्लास मेमोरी, ठीक है? और जो ये जो डेटा होता है, यानी कि ये इसका मिडल है, और ये जो दूसरे इंस्टेंस हमने दोबारा जब डबल क्लिक किया था, तो दूसरा जो इंस्टेंस खुला, तो वो एक और, ये यहाँ जगह नहीं है स्क्रीन पर, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं इसके नीचे एक और यानी कि इंस्टेंस मेमोरी बनी हुई है, जिसके अंदर वो मिडल का वेरिएबल है, जिसमें अभी उसको 50 यानी कि जो शुरू जैसे होता है, वहाँ होगा, ठीक है? तो इसको हम इंस्टेंस मेमोरी कहते हैं। इंस्टेंस मेमोरी का मतलब क्या है कि जो जो एग्ज़ीक्यूशन, जो करंट एग्ज़ीक्यूशन है, उसकी मेमोरी। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, बल्कि इसको क्लियर करके ना मैं थोड़ा-सा छोटा करके फिर करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारा प्रोग्राम जो है ना वो सिर्फ़ 3 उसका है, तो यहाँ पर प्रोग्राम हमारा लोड हो गया, ठीक है? प्रोग्राम चला, उसने हमसे कुछ डेटा प्रोसेस किया और यहाँ पर उसने अपना डेटा लोड कर लिया, ठीक है? तो प्रोग्राम चला, डेटा उसने लोड कर लिया, प्रोग्राम चल रहा है। हमने डबल क्लिक किया और दोबारा उस प्रोग्राम को लोड करना चाहा फॉर समवन एल्स। एक और बंदा है, वो भी उस प्रोग्राम को खेलना चाहता है। अब चूँकि कोड यहाँ पहले से मौजूद है, तो कोड को दोबारा लोड नहीं करेगा, वो इसी कोड को यूज़ करेगा, ठीक है? लेकिन वो जो दूसरा बंदा आया है, उसके लिए डेटा वो दोबारा से ये जो नई जगह बना लेगा। अब दूसरे बंदे के लिए ये वाला प्रोग्राम और ये वाला डेटा, ये दोनों का ग्रुप है, और पहले वाले बंदे के लिए ये वाला प्रोग्राम और ये वाला डेटा है, ठीक है? तो जो डिफरेंस जो हमने सिर्फ समझना है वो क्या समझना है कि जब हम प्रोग्राम को लोड करते हैं, तो कुछ जो प्रोग्राम का जो कोड होता है, उसको हम वो हमेशा प्रोग्राम मेमोरी में या क्लास मेमोरी में लोड होता है, क्योंकि उसको डुप्लीकेट, वो तो कोड सबके लिए सेम होता है। लेकिन जो डेटा होता है जिसको प्रोसेस करना है, मिसाल हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने का, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वेयर, ठीक है? ये है ना? पाई जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब है वो यहाँ पर होना चाहिए प्रोग्राम मेमोरी के अंदर, क्योंकि वो तो हर इंस्टेंस के लिए सेम होगा, ठीक है? और वो वैसे भी कॉन्स्ट की सूरत में होगा। और आर जो है, वो हर इंस्टेंस, यानी कि जब भी मैं एरिया कैलकुलेट करना होगा, मैं कहूँगा हाँ भाई अपना आर दो। आपके आपके जैसे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, उसका रेडियस कितना है, ठीक है? तो वो हमेशा इधर आएगा और दूसरे केस में इधर आएगा, ठीक है? आई होप के इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, हमने देखा वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स को हम कैसे लिटरल से इनिशियलाइज़ करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा टाइप तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन डेटा टाइप की वेरिएशन जो है वो कहलाती है एरेज़। बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इसको। क्या होती है ये? अक्सर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी में एक फ़ील्ड नहीं चाहिए होती। मिसाल के तौर पर मंथ्स है, ठीक है? साल के महीने जो हैं, अगर फ़र्ज़ किया है कि इंटीजर है या एक स्ट्रिंग है, व्हाटएवर, जिसमें जैसे जो भी हम उसका डेटा टाइप चूज़ करें, हमें वो 12 चाहिए, क्योंकि हमारे पास 12 महीने होते हैं, ठीक है? और आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं ना कि हमें लिस्ट की बहुत सारे प्रोसेस की बहुत सारी चीज़ों को हल करने के लिए हमें लिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है?
तो एरे क्या चीज़ है? एरे इज अ फिक्स्ड साइज लिस्ट ऑफ डेटा टाइप और डेटा टाइप। कोई भी एक डेटा टाइप जो हमने 8 पढ़ी हुई जावा में मिसाल के तौर पर, उन डेटा टाइप को उठाकर उसकी उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं, जिसको हम एरे जो है ना कहते हैं। एक सेकंड, फिर मुझे ना रिसोर्स का प्रॉब्लम कह रहा है, जस्ट अ सेकंड। आज जो है ना थोड़े से कंप्यूटर की तबीयत सही नहीं है। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप नॉर्मली जो होते हैं, हम उनकी जो लिस्ट बनाना चाहें तो हम फिर एरेज यूज करते हैं, ठीक है। एरेज जो है वो नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड के भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा हुआ है तो लिहाजा हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एरेज में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं? उसको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, उसको एक्सेस यूज करने के लिए यूज करते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। उसको एग्जांपल पिक्चर बनी हुई है, ये देखें। जैसे एरे लेंथ इज 10, तो लिहाजा अगर आपने मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ हो सकती है, इंटीजर है, ठीक है। तो एक इंटीजर अगर आपने डिफाइन करना है तो फिर तो वो, या बाइट कह लें, एक बाइट आपने डिफाइन करना है वेरिएबल जैसे ये है, ठीक है। अगर एक बाइट डिफाइन करना होता तो वो एक खाना होता है इसका। लेकिन अगर हम कहते हैं हमें 10 बाइट डिफाइन करने हैं फॉर वट एवर प्रोसेसिंग, तो ये जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 हमेशा कंसेक्टिव होंगे मेमोरी में, यानी कि जब भी डिफाइन होंगे इकट्ठे डिफाइन होंगे, पहला पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और उतने ही डिफाइन होंगे जितने आपने डिफाइन किए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू बाइट 5, न्यू जो है एक नई चीज़ है आपके लिए। अभी हम आगे जाके इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे लफ्ज़ों में आप ये समझ लेंगे न्यू का मतलब है कि जी मेमोरी में एक नई जगह पर ये एलोकेट कर लो, ठीक है। और न्यू हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंस मेमोरी के लिए, जैसे भी हमने कहा ना कि वो डेटा यूजर्स के लिहाज से डेटा हो उसके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर इस केस में देखें, अगर पहले एग्जांपल जो हमारे पास है कि एक बाइट की एरे हमने डिफाइन की और उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू कैसे हम असाइन करते हैं? सबसे पहली बात हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम बाइट के साथ जब ये चीज़ लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है कि हम बाइट बाइट हम नहीं डिफाइन करने जा रहे, हम बाइट की एरे डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हम नाम ऐसा लिखते हैं कि नाम से खुद ही पता लग जाए हमारे कोड में इसका क्या मतलब है, यानी कि ये क्या चीज़ है। हम बी एरे हमने नाम ही ऐसा रखा कि पता लग जाए कि ये बाइट की एरे है। इससे ज़्यादा अच्छा होता है अगर हम इसका नाम रखते बाइट एरे, ठीक है। लेकिन बहरहाल, या बाइट एरे रखते हैं, या हम रखते हैं कि जो इस काम के लिए हमने ये बाइट फर्ज किया, हेलो बाइट एरे हम रख देते हैं इसका नाम। क्यों? क्योंकि देखें, जब फिर उसके बाद हमने इस बाइट एरे को इनिशलाइज किया है 5 आइटम से, कि भाई हमें इस बाइट एरे के लिए हमें 5 आइटम्स चाहिए। तो लिहाजा ये देखें, यहाँ पर हमारा बी एरे डिफाइन हुआ होगा, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 5 बाइट कंप्यूटर ने आपके लिए रिजर्व कर लिया। पहले बाइट में आपने कहा जी 72 स्टोर कर दो, ठीक है। दूसरे बाइट में आपने कहा 101 कर दो, फिर 108 कर दो, 108 कर दो, 111 कर दो, उसने कर दिया। उसका लिटरली मीनिंग क्या था? वो अगर हम उसका एसकी कोड देखें तो HELLO हेलो, ठीक है। तो इस तरह यानी कि हम लिस्ट बाइट की हमने लिस्ट बना ली, ठीक है। एक और तरीका देखें इसको इनिशियलाइज करने का, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन नहीं यूज हो सकता। इसको याद रखिएगा, ये जो स्क्वायर सॉरी करली ब्रैकेट के साथ 0,0 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जब इंट एरे डिफाइन हुआ, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया गया, यानी कि उसकी फर्स्ट वैल्यू जो है 0 है। ये करली ब्रैकेट के जरिए आप, यानी कि आप कोड के अंदर कहीं पर ये नहीं लिख सकते इंट एरे इक्वल टू करली ब्रैकेट 0,0। जावा में नहीं लिख सकते, दूसरी लैंग्वेजेस में कुछ में लिख सकते हैं, लेकिन जावा में नहीं लिख सकते। लेकिन इनिशियलाइज जावा में भी ऐसे भी कर सकते हैं। अगरचे इस लाइन का प्रैक्टिकल फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हमने पिछले में पढ़ा था कि जी जो हमारे इंटीजर होता है वो 0 से इनिशियलाइज ही होता है। तो लिहाजा इंट एरे अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो 0 से इनिशियलाइज होगा, लेकिन ये आपको बताने के लिए मैंने यहाँ इस तरह का, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसको उसके असाइन करना चाहें पहले इंडेक्स को किसी और नंबर से, मिसाल के तौर पर F000 और दूसरे को FFFF से, तो हम उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस जगह पर आएगा, क्योंकि इंट एरे जब इसने हमने इस लाइन पर डिफाइन किया इस जगह पर। अच्छा, हुआ होगा क्या प्रोसेस, हम दोबारा से शुरू से करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हम ये वाली लाइन हम डिफाइन करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो जहाँ पर खाली जगह फर्ज कर लेते हैं उसको, यहाँ पर खाली जगह मिली, तो यहाँ पर उसने डिफाइन कर दिया कि भाई इंट एरे जो वेरिएबल है ना, दैट इज पॉइंट। बेसिकली इंट एरे खुद ये वाला वेरिएबल है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 15 पर उसकी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कहते हैं कि इंट एरे इज पॉइंटिंग टू 15, ठीक है, मेमोरी एड्रेस। तो अब चूंकि हम इंट की बात कर रहे थे ना, इंट होता है 4 बाइट का, तो देखें 15 के बाद हमने कहा कि हमने 2 डिफाइन करना ना, ये इसका इसके मुझसे मुराद ये थी कि हमें उसके इंट एरे के अंदर दो इंटीजर डिफाइन करने हैं। लिस्ट जो है हमें सिर्फ 2 आइटम्स की है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने इधर 8 बाइट रिजर्व किया।
पहले 4 और दूसरे 4। अगर ये बाइट की एरे होती तो यहाँ पर सिर्फ 2 बाइट रिजर्व हुए होते, क्योंकि बाइट सिंगल बाइट होता है ना। और अगर यहाँ डबल की एरे होती तो डबल 1 8 का होता है, तो यहाँ पर 8 और 8 16 बाइट रिजर्व हुए होते। अगले पॉइंट पर हम जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई इसको हम एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को, कि इंट एरे के अंदर जहाँ पर इंट एरे पॉइंट कर रहा है वो इधर पॉइंट कर रहा है 15 के ऊपर, ठीक है। जहाँ पर इंट एरे पॉइंट उससे 0th इंडेक्स के ऊपर, मतलब कि उसी जगह पर F0000 राइट कर दो, तो उसने यहाँ F0000 राइट कर दिया, ठीक है। और अगली लाइन क्या है कि जी इंट एरे जहाँ पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पॉइंट कर रहा है 15 नंबर पर, उसके 1th इंडेक्स पे, 1th इंडेक्स जो है, क्योंकि हमने कहा था ना कंप्यूटर में गिनती 0 से शुरू होती है, तो 1th इज एक्चुअली अ सेकंड इंडेक्स, ठीक है। तो सेकंड का मतलब ये है कि पहले 4 छोड़ दो, पहले 4 बाइट छोड़ दो, यहाँ पर आप एफ 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 लिख दो। और इसी तरह अगर ये आगे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो क्या होगा कि 2 इंटीजर छोड़ दो, ये 2 इंटीजर छोड़ दो और इसे आगे जाके वो अगला नंबर लिख दो। इसी तरह 3 इंटीजर छोड़ दो। तो लिहाजा एरे की जो टाइप है उसके लिहाज से हम मूव ऑन करते जाएंगे, ठीक है। अगर वो डबल होगा तो हम इसका मतलब क्या होगा कि 2 डबल छोड़ के तीसरे डबल पर हम ये डेटा रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी की जो इंटरप्रिटेशन होगी वैसी होगी। ये जो नंबर्स हैं 0 1, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, इनको हम क्या कहते हैं? इंडिसेस प्लूरल में, और इंडेक्स सिंगुलर, ठीक है। हम कहते हैं जी कि एलिमेंट एट थर्ड इंडेक्स जो है, अगेन थर्ड इंडेक्स मतलब फोर्थ है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन बहरहाल जो नंबर है हम उसी के लिहाज से कहेंगे। तो थर्ड इंडेक्स जो है वो यहाँ पर इस केस में क्या है? थर्ड इंडेक्स पर एल है, ठीक है। और 0th इंडेक्स पे क्या है जी? एच है, ठीक है। तो इंडेक्स हम कहते हैं उसके लिस्ट के आइटम्स के पोजीशन को। एरे में कोई सिंपल सी चीज़ है ये, कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज़ लग रही है कोई इसमें मुश्किल सी चीज़ होगी, या कोई ऐसी चीज़, कोई आपको क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव करेंगे। और ये जैसे बहरहाल एरे, जी जी जैसे इसने लिखा हुआ था ये थर्ड इंडेक्स बी अरे, तो उसने एल यानी कि वहाँ पे प्रिंट करवा दिया ना, क्योंकि वो 108 एस कोड में यानी कि सॉरी एक सॉरी यानी कि दोबारा बाइट बोलो। था वो, थर्ड इंडेक्स बी एरे 108, हाँ। तो उसने तो इसने इस एल जगह प्रिंट पर, करवा दिया। इस जगह पर एल मेमोरी में राइट करवा दिया। बेसिकली हम प्रिंट करवाने कहने के उसकी तो हम बात नहीं, अगर आप अच्छा, ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन हमने किस चीज़ की ली हुई है? ये हमने मेमोरी की ली हुई है, ठीक है ना। ठीक। इस वाले केस में मैंने क्या किया, एक कॉलम और ऐड कर दिया, क्योंकि वो इसको शो करने के लिए कि इस 72 72 का या 101 ये जो भी नंबर है इनका मतलब क्या है, ये एस की इक्विवेलेंट्स जो है ना वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। वरना हमने पहले से देखते आ रहे हैं, ये जब भी मैं लिखता हूँ तो इसका लेफ्ट साइड जो होता है वो, ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या होता है? ये एड्रेस होता है जी मेमोरी का, जी। और जो राइट साइड है वो उसका डेटा होता है, ठीक है। तो हम मेमोरी के डेटा की बात कर रहे हैं। रैम के अंदर ये नंबर इस तरह स्टोर हो गया, ठीक है। नाउ वी अप टू अस कि जिस नंबर का करना क्या है। अगर इसको हमने स्क्रीन के ऊपर शो करना है, मिसाल के तौर पर ये हेलो लिख दिया हमने, इस हेलो को हमने स्क्रीन पर शो करना है, तो ये एक हमारे प्रोग्राम का अगला हिस्सा होगा जो कि यहाँ से रीड करके स्क्रीन पर डाल देगा, ठीक है। तो मैंने पूछना ये था कि जैसे अब ये तो उसने एल राइट करवा दिया ना, बिल्कुल 108 पे था, तो बिल्कुल। ये जो नेक्स्ट है इंट जीरो लिखा हुआ, जीरो मल्टीप्लाई बाय F000, ये इसने फिर नेक्स्ट मेमोरी में क्यों यानी कि एक ही यानी कि उस यानी कि लाइन में क्यों नहीं राइट करवाया, वो नीचे आता गया यानी कि 15 16 यानी कि 18 तक आ गया F00। अच्छा ये अच्छा थोड़ा अच्छा अच्छा, ये देखें ना, ये चीज़ है, ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, अच्छा सही। ठीक है। तो ये यानी कि होगा क्या प्रोग्राम में, जब आप डिफाइन करोगे, आप डिफाइन करो, पहले फर्ज कर लेते हैं ऑर्डर ये है, पहले ये आया फिर ये आया, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है। तो जब आप जी ये डिफाइन करेंगे बी एरे, तो यहाँ पर उसने डिफाइन कर दिया, सही है। नंबर 5 पे खाली जगह थी, उसने वो लिख दिया, क्योंकि आपको 5 चाहिए थी, वहाँ 5 की जगह खाली थी, उसने कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने डिफाइन किया इंट एरे, बेसिक बीच बीच में कुछ और भी हुआ होगा, तो ये वाली जगह ऑक्युपाई हो गई, ये 9, यहाँ 10 11 एड्रेस भी नहीं है। 9 10 10 11 12 जो है ना वो किसी और वेरिएबल को या किसी और जगह किसी और चीज़ की वजह से ऑक्युपाई हो गई, ठीक है। तो अगला, उसके बाद अगला आपने वेरिएबल डिफाइन किया इंट एरे, ये वाला, ठीक है। जब आपने ये वाला डिफाइन किया ये वाला, तो उसने देखा मेरे पास 13th के ऊपर जो है ना जगह है, ठीक है। तो 13th के ऊपर उसने वेरिएबल का नाम डिफाइन, यानी कि वेरिएबल को डिफाइन किया, और उसके अंदर वो नॉर्मली एड्रेस स्टोर करता है कि एक्चुअल वैल्यू कहाँ पर है, तो एक्चुअल वैल्यू जो है उसके बाद 15 में आ गई, ठीक है।
नॉर्मली मैंने यहाँ 2 बाइट लिखा है, जो वेरिएबल खुद है वो खुद वेरिएबल का नाम भी 4 बाइट में स्टोर होता है, नाम कह लें या रेफरेंस कह लें, ठीक है। तो बेसिकली ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं। ये तो मैंने इस वजह से ही इस तरह बीच में किया था, क्योंकि ये हो सकता है इसके बीच में हो सकता है 10,000 और चीजें हुई हो और उसके बाद ये वाला वेरिएबल डिफाइन हुआ हो, तो इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वो जहां पर भी कंपाइलर को कंप्यूटर को पहली जगह मिलेगी खाली, वहां पर असाइन कर देगा, ठीक है ना। आपने कहा कि जी सिर्फ 2 बाइट इंटीजर की चाहिए, तो उसको 2 बाइट जहां मिलेगी वहां खाली। अगर फर्ज किया यहाँ पर नहीं होती 2 बाइट, इससे भी आगे कहीं जाके होती, तो वहाँ अगर फर्ज किया आप 2 बाइट की जगह 2,000 बाइट रिजर्व करवा रहे होते, ठीक है, तो फिर हो सकता है वो जगह कहीं और ही मिलती उसको, इतनी ज्यादा जगह, ठीक है। हमने यानी कि पीछे ये चीज़ें काइंड ऑफ पढ़ी हैं या देखी हैं। हम इसको अब ज़रा इसकी टेक्निकलिटी भी देख लेते हैं। जो अभी हमने कहा था ना कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे थे, तो एक्सप्रेशन होती है जो कि किसी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए जो पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। स्टेटमेंट का वो पार्ट जो कि बताते खुद कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं होता, ठीक है ना, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे सेंटेंसेस में हम वर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, वर्ड्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड वर्ड्स भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, वो सारी चीज़ें, यानी कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स से मिलके वर्ड भी हो, लेकिन बहरहाल वो अगर वो पूरा सेंटेंस नहीं है तो वो एक्सप्रेशन होगा। लेकिन इन सम केसेस बाज एक्सप्रेशन जो है वो जो सेंटेंस भी होते हैं, तो इसी तरह बाज प्रोग्रामिंग के एक्सप्रेशन जो है वो स्टेटमेंट्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है वो, हमने एग्जाम्पल ली थी ना, इंट वाई इक्वल टू वन, ये हमारे पास क्या है, वाई इक्वल टू वन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसके बीच में ये वाली चीज क्या है, इक्वल टू का साइन, ठीक है। इक्वल टू का साइन जो है हम उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है बेसिकली जैसे कि नाम से पता लगता है, असाइन करने के लिए, किसी को कोई चीज कोई वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो काम कैसे करता है, जैसे मिसाल के तौर पर इंट वाई इक्वल टू वन ही हम ले लें। यहाँ पर मेरे पास बनी हुई मेमोरी का वो नहीं है, तो मैं खुद बना लेता हूँ, ठीक है। इंट वाई इक्वल टू वन का मतलब ये होगा कि भाई किसी जगह मेमोरी में जो है ना, मुझे एक इंटीजर रिजर्व कर दो, सॉरी बल्कि मैं ये यूँ कहना चाहिए, इंट वाई इक्वल टू वन में से इंट वाई का मतलब ये होगा कि मुझे मेमोरी में किसी जगह इंटीजर रिजर्व कर दो, ऐसा ही है ना, ठीक है। मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक नया वेरिएबल वाई और मैं कह रहा हूँ कि मुझे रिजर्व कर दो, तो ये हमने रिजर्व कर दिया। जब उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं यानी कि वन, तो ये वाला ये बेसिकली दो एक्सप्रेशन है, एक हमारा है इंट वाई और दूसरा हमारा है वाई इक्वल टू वन। तो जब हम ये कह रहे हैं वाई इक्वल टू वन, ये एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब है, ये इक्वल टू या असाइनमेंट का ऑपरेटर हम इसको कहते हैं, ये असाइनमेंट का ऑपरेटर जब भी कहीं पर इस तरह लिखा होगा ना कि बीच में इक्वल टू का साइन होगा और राइट और लेफ्ट पे कोई चीजें होंगी, ठीक है, तो राइट कंप्यूटर उसको इस तरह पढ़ेगा कि इक्वल टू के राइट पे जो चीज है उसको लेफ्ट को में डाल दो, ठीक है। तो अगर हमारा y वेरिएबल जो है वो इस पॉइंटर को मेमोरी में शो कर रहा है, तो राइट पे जो चीज़ है यानी कि वन, वो इधर आके वन लिख देगा, जैसे भी अगर बिग इंडियन है या लिटिल इंडियन है उस लिहाज से यहाँ पर 0 0 0 0 और वन आ जाएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर एक फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि इसके दो साइड पर चीज़ें होती हैं, ऑपरेंड्स जो होते हैं इसके राइट और लेफ्ट पर होते हैं, ठीक है। राइट वाला जो ऑपरेंड होता है उसको उठा के वो लेफ्ट वाले को असाइन कर देता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट पे क्या हो सकता है, वो जैसे कि आगे एग्जांपल्स देखें, वो पहले वाले एग्जांपल में वो एक इंटीजर है, दूसरी वाली एग्जांपल में देखें वो डेसिमल है, रेडियस इक्वल टू 1.0, ठीक है। तो डबल वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, जो भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरी वैल्यू देखें ये वाला, इसमें खुद वो एक्सप्रेशन भी है, यानी कि 3 को 2 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये लिटरल नहीं है हमारा, ये लिटरल है ना, ये हमारा लिटरल है और ये भी लिटरल है, ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जो है वो किससे बनता है, लिटरल से मिलके बनता है, लिटरल या मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके एक्सप्रेशन 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 से मिलके बनता है एंड सो ऑन, ठीक है। होता क्या है, जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो अपने राइट वाले साइड को इवेल्युएट करता है, यानी कि सॉरी राइट वाला साइड इवेल्युएट होकर असाइनमेंट ऑपरेटर को उसकी वैल्यू मिलती है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि जब या यूँ कह लें कि उसका काम होता है, या कंप्यूटर जब असाइनमेंट ऑपरेटर को देखता है तो उसका काम ये होता है कि वो इस साइड पर जो भी वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया वन हो, तो वो लेफ्ट साइड वाली जो भी पॉइंटिंग कर रही है जगह, उस जगह वन स्टोर कर देता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉरी मैंने फिर सारा ही डिलीट कर दिया।
ये वाला जो है एग्जांपल फर्ज किया, ठीक है। इस केस में हमारे पास राइट साइड पर रेडियस इंटू पाई है, तो रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई करेगा, फिर पाई से मल्टीप्लाई करेगा, तो जो जवाब आएगा वो एक जवाब होगा, वो इवेंचुअली एरिया इक्वल टू एक जवाब होगा ना, जो भी उसका जवाब होगा। वो जी कोई गंदी राइटिंग है मेरी, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी अच्छी हो जाए। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ये मैंने फार्मूला लिख दिया, यानी कि जो भी हम कंप्यूट करेंगे वो एक इधर वैल्यू आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली वैल्यू क्या होगी, वो एक डेसिमल में फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया का वेरिएबल है, ये वाला, ये यहाँ पर कहीं पर मेमोरी में इसकी जगह होगी, और चूंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये, सॉरी डबल है, तो इसके अंदर 8 बाइट की जगह होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। और अगला स्टेप क्या होता है, सॉरी, यानी कि एक स्टेप तो ये होता है कि वैल्यू असाइन हो जाएगी, और अगला स्टेप होता है कि जो वैल्यू यहाँ पर असाइन होगी वो वैल्यू रिटर्न भी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर तो हमारे पास और कुछ नहीं है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो ये वैल्यू एरिया को असाइन हो गई एंड दैट्स इट। लेकिन जैसे अगर हम इसको ये लिखना चाहें, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, या यूँ ये वाली एग्जाम्पल देखें, ये अच्छी एग्जाम्पल है। अगर हम ये देखें आई इक्वल टू जे इक्वल टू के इक्वल टू 1, ये भी हम लिख सकते हैं, ये परफेक्टली लीगल स्टेटमेंट है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट होगा। ये एक्सप्रेशन क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर मौजूद है, राइट पे एक लिटरल है और लेफ्ट पे एक वेरिएबल है, ठीक है। तो कहीं पर के का वेरिएबल होगा, ठीक है, जहाँ पर के का वेरिएबल होगा लेफ्ट पे वो है ना, राइट पे लिटरल है हमारा 1, तो लिटरल है तो इसका मतलब कि मुझे कुछ ऑपरेशन नहीं करना है, जस्ट सीधा उसको उठा के जो भी करना है करना है। तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है कि मेरे राइट पे जो है वो लेफ्ट को असाइन कर दो, तो के की जगह पर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, के को वैल्यू मिल गई 1। और इस एक्सप्रेशन के इवेल्युएशन का रिजल्ट, यानी कि जो एक्सप्रेशन का जो हमने काम किया, के को हमने 1 असाइन किया है, इसका रिजल्ट भी 1 आ जाएगा। जो भी के को वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू इसका रिजल्ट भी होगी। रिजल्ट होने का मतलब क्या है कि तो हम चाहें तो इस ब्लॉक को ना जे इक्वल टू 1 कर दें, सॉरी जे इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो प्रैक्टिकली ये वाली जो लाइन है ना, मैं इसको फिर डिलीट कर रहा हूँ, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, आई इक्वल, सॉरी, ये बन जाएगी के इक्वल टू 1। इसका जो वैल्यू, इसका रिजल्ट आएगा के इक्वल टू 1 का 1 के को असाइन हो जाएगा, और के की वैल्यू जो है ना वो इसका रिजल्ट बन जाएगी। तो लिहाजा जे इक्वल टू 1, अगेन गंदी हैंडराइटिंग, और फिर जो इसका मतलब क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि 1 जे को असाइन कर दो, जे को असाइन होने के बाद रिजल्ट आएगा 1, यानी कि जो भी जे की वैल्यू होती है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि अपने राइट वाले को लेफ्ट वाले को असाइन कर देता है, और जो लेफ्ट वाले को असाइन होती है वैल्यू, वही उसके रिजल्ट के तौर पे भी अवेलेबल कर देता है। तो जो वैल्यू अवेलेबल होगी वो आई को भी मिल जाएगी, आई इक्वल टू 1। तो ये 1 जो है ये इन सबको मिल, आई इक्वल टू जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 का मतलब है आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1, ठीक है। और वो ऐसे यानी कि ऐसे मिलता है, ठीक है। सबसे आखिरी लाइन में देखें लिखा 1 इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहा है कि राइट साइड पे मेरे पास एक वेरिएबल है, उसकी जो भी वैल्यू अभी है वो उठाओ और वो लिटरल को असाइन कर दो, और ये गलत है, ये नहीं हो सकता। लिट आप हमेशा वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, ठीक है। लिटरल इज लिटरल यानी कि कांस्टेंट है वो, तो लिटरल तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, कोई वैल्यू उसकी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इफ नो क्वेश्चन आई मूव ऑन टू न्यूमेरिक ऑपरेटर। जैसे अभी जैसे हमने असाइनमेंट, पीछे करना है। अच्छा जी, पीछे क्वेश्चन आपके लिए। मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये हम्म। सिर्फ वैसे तो अगर मैंने मुझे याद हो तो सी प्लस प्लस में यानी कि वो चेंज हो जाता है, यानी कि अगर एक्स यहाँ पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो अगर ऊपर यहाँ पे इंट एक्स, तो यहाँ पे 5 आता है, तो ये 5, ये जो एक्स है लाइन आगे 5 हो जाएगी, तो ये 1 5 नहीं हो जाएगा? इसकी बात कर रहे हैं? जी नहीं, ये सी प्लस प्लस में भी चेंज नहीं होगा वैसे, यानी कि 1 जो है वो कांस्टेंट है, लिटरल है, ठीक है ना। सही तो जो 1 है की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी प्रैक्टिकली। ये जावा के केस में जो अच्छी बात ये है कि ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, सही। ठीक है ना, तो कहेगा कांट असाइन टू लिटरल वैल्यू, ठीक है। क्यों देखिए ना, इट मेक सेंस। अगर हम कहेंगे जी 1 आज से 5 है, या 5 आज से 10 है, तो डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है।
एक्स जो है वो वेरिएबल है ना हमारा, वो एक्स आज 5 है, एक्स कल 10 है, एक्स 15 है, 2025 है, वट जो मर्जी बन जाए, लेकिन हम 1000 को आज से 2000 कहना शुरू करते हैं, तो दैट वुड मेक सेंस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। जैसे हमने इक्वल टू का ऑपरेटर पढ़ा, इसी तरह हमारे कुछ न्यूमेरिक ऑपरेटर्स हैं। वो न्यूमेरिक ऑपरेटर्स क्या हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो। ठीक है, नथिंग सो स्पेशल, उसी तरह ही है जैसे अभी हमने असाइनमेंट में पढ़ा है। ठीक है, y इक्वल टू 1+2 का मतलब क्या है कि जी अगर जिस जगह उसमें y का वेरिएबल बना हुआ है उस जगह 1+2 को असाइन कर दो, तो हमारे पास यहाँ पर भी दो एक्सप्रेशन है। एक है y इक्वल टू समथिंग समथिंग, और दूसरा है 1+2। ठीक है ना, तो पहले 1+2 एग्जीक्यूट होगा, इसको हम कहते हैं प्लस का ऑपरेटर, यानी कि न्यूमेरिक ऑपरेटर है। प्लस का ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर, खैर प्लस का डबल होता है, लेकिन बाइनरी ऑपरेटर बहरहाल वो है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि इसके दोनों साइड के ऊपर ऑपरेंड होते हैं, तो इस केस में भी दोनों साइड पर इसके ऑपरेंड है। दोनों साइड पे इत्तेफाक से इस केस में लिटरल्स हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट्स हैं। एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है। तो 2 को वो कंप्यूटर को कह रहा है कि 2 को मेरे लेफ्ट साइड वाले को मेरे राइट साइड से ऐड कर दो, तो रिजल्ट आएगा 3। लिहाजा यहाँ 3 बच जाएगा, ये समथिंग जो है वो 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3। ठीक है, y इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा। x इक्वल टू y-1। अब यहाँ माइनस का ऑपरेटर क्या करेगा? माइनस का ऑपरेटर कहता है कि जो मेरे राइट पे जो है ना, उसको लेफ्ट वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो, यही कहता है ना। तो y की वैल्यू यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं, पिछली वाली है 3, तो 3 में से एक निकालो 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, y-1 का मतलब होगा यानी कि माइनस का मतलब होगा कि जी लेफ्ट में मेरे y है, उसमें से राइट पे मेरे जो 1 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। इससे अगली एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, यानी कि अगर हम इसको मेमोरी वाले फॉर्म में भी देखना चाहें तो उसी तरह ही है। ये इंटीजर्स हैं, तो फर्ज कर लेते हैं x ये है। ठीक है, ये x है और ये y है। ठीक है, तो वो कह रहा है कंप्यूटर को कि जी इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मल्टीप्लाई करेगा उसका रिजल्ट यहाँ पर 2 और 3 का मल्टी रिजल्ट एरिया 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें 3 को डिवाइड कर दो 2 से, तो डिवीजन का ऑपरेटर कहेगा कि जी मेरे राइट साइड पे 2 है और लेफ्ट साइड पे 3 है, तो 3 को 2 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आएगा 1.5। 1.5 को x से मल्टीप्लाई करो, x फर्ज किया 2 है, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आंसर 1 नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर में तो पॉइंट वैल्यू में स्टोर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन डिपेंड करता है। अगर तो ये सारे ऑपरेशन जो है, सारे ऑपरेशन जो है वो इंटीजर ऑपरेशन होंगे, तो 1 ही आएगा, क्योंकि 3 और 2 का डिवीजन का रिजल्ट क्या आएगा? अगर इंटीजर ऑपरेशन होंगे तो 1 होगा। लेकिन मेरे ख्याल में, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है चेक करना। मेरे ख्याल में चूंकि ऑर्डर ऑफ बुलियन एग्जीक्यूशन ये है, तो पहले जब ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे ना, तो ये डेसिमल में जवाब आएगा, तो कंप्यूटर इसका जो जवाब डेसिमल में ही होगा। डेसिमल का जवाब को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, ये इंटीजर है, तो इंटीजर और डेसिमल का जो मल्टीप्लिकेशन का जवाब आएगा वो यानी कि हायर ऑर्डर में होगा, जो कि इंटीजर डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है ना, डेसिमल इंटीजर में नहीं हो सकता। यानी कि डेसिमल अगर 1 है तो 1.0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में ही आएगा। लेकिन जब वो यहाँ देखेगा रेडियस जो है वो इंट है, तो फिर वो इंट को वो असाइन करेगा, यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ अगर रिजल्ट आता है हमारे पास 3.5, तो रेडियस आ जाता है 3, क्योंकि 3.5 उसमें स्टोर ही नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इस केस में उसका जवाब, इसका रिजल्ट 3 आया था, तो 3 इंटीजर 3 मेरे ख्याल में ये ऐसे होगा। लेकिन ये बात सही है कि अगर तो मिक्स हम करेंगे, यानी कि एक हमारे पास इंटीजर होगा और एक हमारे पास बुलियन सॉरी डेसिमल होगा, तो रिजल्ट जो हमारा इंटीजर में आएगा। और इंटीजर के आने के केस में अगर तो रिजल्ट डेसिमल में आना है, मिसाल के तौर पर अगर हम करते हैं a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.9। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा? 3.8 आएगा। लेकिन a इक्वल टू 3.8 उस वक्त आएगा अगर तो ये फ्लोट होगा, अगर तो ये डेसिमल होगा। अगर ये इंटीजर होगा तो ये सिर्फ 3 आएगा, 0.8 लूज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वही है पाई r स्क्वायर। ठीक है, और ये आखिरी वाला रिमाइंडर है,
ये यानी कि जो आपको याद होगा हम लोग तकसीम किया करते थे, सॉरी 3 को 20 से तकसीम कर रहे हैं, 3 छीके 18, बाकी बचा 2, ये रिमाइंडर। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का ऑपरेशन, यानी कि मेरे लेफ्ट साइड वाली चीज़ को राइट साइड से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो जवाब आएगा इसका। तो यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर सिंपल ऑपरेटर्स हैं, पढ़े आगे भी हम थोड़े से और ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। फिर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं? ये एरिया जब 6 है तो रेडियस 3 आएगा ना? एरिया 6 की तरह, एरिया जो हमने पहले कैलकुलेट किया था यहाँ पर, ये 6 जो है, इंटू एरिया 3 इंटू 2। ये वाला ना जहाँ पर मैंने अभी 6 लिखा है, इसी की बात कर रहे हो जी ना? तो ये जी जी। ये तो खैर वैसे भी एग्जांपल्स हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एरिया इज इक्वल, पहली बात है कि यहाँ पर मैं एक नया एरिया डिफाइन, ये इसको कुछ, ये एरिया और ये एरिया वैसे डिफरेंट है क्योंकि हमने 2 दफा डिफाइन कर दिया। ये कोई एक प्रोग्राम तो नहीं है, तो मैंने एग्जांपल डाली हुई है, फर्ज कर लेते हैं इसका नाम एरिया 1 है नहीं, और एरिया ये और एरिया, फिर उसके नीचे रेडियस है उसकी बात कर एरिया और उसके नीचे लाइक ये वाला रेडियस। हाँ, ये 3 3 डिवाइड बाई होगा ना, 3 क्योंकि डिवाइड बाई 2 1, इसका क्या, इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा अगर वो इंटीजर में लेंगे तो 3 इंटू डिवाइड बाई 2 1 हो गया, और x की वैल्यू 2 है तो आंसर 2 आएगा। हाँ, अगर तो इसको इंटीजर में लेंगे इस डिवीजन को तो आंसर 2 आएगा, लेकिन अगर ये डिवीजन हमारी डेसिमल में होगी तो जो हम आज जिस तरह कह रहा था तो 2 आएगा, वरना अगर ये डेसिमल में होगी तो ये वाली 1.5 आएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले से 2 से, तो ये 3 आएगा। ठीक है, तो ये बल्कि एक्सपेरिमेंट करके आप नेक्स्ट क्लास में बल्कि बताइएगा कि क्या आता है। अगर तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता आप लोग कोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कितना कर सकते हैं, क्योंकि उस सेशन में अभी हम जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिक ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे प्लस माइनस डिवीजन रिमाइंडर मल्टीप्लिकेशन सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अपने लेफ्ट वाले को राइट वाले से वो बाइनरी ऑपरेशन करवाते हैं, अगर प्लस है तो वो उसमें ऐड करता है, माइनस है तो राइट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता है, मल्टीप्लाई है तो राइट वाले से मल्टीप्लाई कर देता है, अगर डिवीजन है तो राइट वाले से डिवाइड कर देता है, और अगर रिमाइंडर है तो राइट वाले से डिवाइड करके रिमाइंडर की वैल्यू दे देता है। ये रेफरेंसेस है, इनको आप यहाँ इसमें चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल ये मेरे ख्याल में सेकंड चैप्टर में है, इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स बाय डेनियल लैंग में से, वाई डेनियल लैंग में से, लेकिन ये रीडिंग के लिए आप उधर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है ना वो ख़त्म होता है। थैंक यू।